हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने दो नंबर्स को, ख़ास तौर से दो इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे यह देखा था। तो आज की क्लास में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का एल्गोरिदम चूँकि हम पहले देख चुके हैं तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और मेनली जो है वो प्रोग्रामिंग अप्रोच पे आएंगे। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का एल्गोरिदम था, अगर मैं रफली बताऊं तो उसमें एक तो आपका स्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, और इसके बीच में आपको क्या रीड करना था? सिंपल इंटरेस्ट के लिए रीड करना था आपको तीन चीज़ें। क्या? प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। फिर आपको फॉर्मूला लगाना था SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। और फिर आपको जो है वो राइट कर देना था किसको? SI को। तो ये हमने एल्गोरिथम देखा था और पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया और दिखाया भी कि किस तरीके से 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है एल्गोरिदम और आपके प्रोग्राम में। कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स जो हैं वो आपके एल्गोरिदम में नहीं होगी लेकिन प्रोग्राम में होंगी, और आपका जो इसमें आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने का या डिफ़ाइन करने का कंसेप्ट नहीं होगा जो कि आपका उसमें होगा। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले चूँकि स्टार्ट है तो स्टार्ट के लिए क्या आता है? मेन और ओपनिंग ब्रेस। और स्टॉप के लिए क्या आता है? आपका मेन का क्लोजिंग ब्रेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने बताई थी जो एक्स्ट्रा इसमें यहाँ हो जाएगी, वो तो ये है कि हैश इंक्लूड करिए, क्योंकि हमको जैसे इसमें रीड करना है और राइट भी करना है तो उसके लिए मैंने आपको फंक्शन बताए थे। क्या? स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। स्कैनएफ काम आता है आपके वैल्यूज़ को रीड करने में और प्रिंटएफ काम आता है आपके वैल्यूज़ को स्क्रीन पे आउटपुट देने में। और ये दोनों ही फंक्शन जो है वो आपको अवेलेबल है stdio.h में, जो कि एक हेडर फाइल है। तो stdio.h को ये हमने इंक्लूड किया। इसको इंक्लूड करने के बाद आपका जो है ये void मेन, पहले मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ मेन जो है वो आपका पहला फंक्शन होता है जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है, या यूँ कह दीजिए आपका एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। और बाकी दूसरे फंक्शन आपके प्रोग्राम में हो ना हो लेकिन मेन होना ज़रूरी है। वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है जो ये बता रहा है कि वॉइड मतलब नथिंग, कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है किसी तरह का रिज़ल्ट रिटर्न में नहीं देगा। मतलब देखिए, फंक्शंस का एक कार्यप्रणाली होती है कि जनरली फंक्शन को जो भी कॉल करता है, मतलब अभी तो हम कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करेगा, लेकिन बाद में जब हम खुद दूसरे फंक्शन बनाएंगे तो उनको क्या करते हैं? हम कॉल करते हैं। अच्छा, दूसरे नहीं भी बनाए तो आप लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जांपल देख लीजिए। हमने फंक्शन कॉल करना है इसमें स्कैनएफ, फंक्शन हम कॉल करेंगे प्रिंटएफ। तो हम उनको जब कॉल करते हैं तो लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन की कोडिंग है वहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है, और वहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ की जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होके, और अगर उसमें प्रोविज़न है कुछ रिटर्न करने का तो जनरली फंक्शन जो है वो कॉल होने के बाद वैल्यू रिटर्न करता है किसको? जिसने कॉल किया है या जहाँ से कॉल किया गया। तो यहाँ पे ये वर्ड बता रहा है कि मेन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और फंक्शन जो है वो आपके पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी कॉलिंग फंक्शन जो है वो आपका इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो उसमें फंक्शन के नाम के इधर इंट लिखना पड़ेगा, या जो भी टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है वो टाइप आपको आगे लिखनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड के लिए स्कैनएफ लगाएंगे डेफिनेटली, लेकिन जो भी सिंबल, ये बात आप ध्यान देख लीजिए क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है, ये एल्गोरिदम में नहीं आता है, कि आपने जो भी सिंबल यूज़ किए हैं, चाहे वो डाटा को स्टोर करने के लिए, चाहे इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस के लिए, चाहे आपने उसमें
फाइनल आउटपुट के लिए, तो वो जो है वो आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। और उसके लिए यहाँ पे आप जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे अगर PRT आपको इंटीजर में लेना है तो आप लिख सकते हैं INT इंटीजर PRT। तो ये आपका जो है ये बता रहा है कि जो P, R और T हमने 3 मेमोरी लोकेशन या वेरिएबल बनाए हैं जो कि आपके इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि यूज़र से, देखिए पहली बात तो यूज़र से आप वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे जो है वो वैल्यू कहीं तो हमको स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यूज़ को अगर हम कहीं स्टोर नहीं करेंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेटमेंट में या आगे प्रोग्राम में कहीं भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कैसे यूज़ लेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के शुरुआत में ही मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका PRT से हमने 3 मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दी। यूँ समझ लीजिए ये आपका ये P एक मेमोरी लोकेशन है जो कि रैम में बनी है, एक R मेमोरी लोकेशन है जो रैम में बनी है, और एक आपका जो है से T। अब यूज़र से हमको मैसेज लेना है तो मतलब वैल्यूज़ लेनी है तो scanf, फिर मैंने कहा जितनी वैल्यू लेनी है हर एक के लिए एक आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ेगा। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि कौन से डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो %d होता है इंटीजर के लिए %i भी होता है, ये मैं आपको बता दूँ जो मैंने नहीं बताया था, बट इंटीजर के लिए %d या %i यूज़ ले सकते हैं। फिर यहाँ पे जो वेरिएबल हम यूज़र से लेना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू रीड करना चाहते हैं, उसका एड्रेस, तो P का एड्रेस ऑफ R एंड एड्रेस ऑफ T। अब आप ये देखिए एड्रेस ऑफ, ये मैं बता दूं जो ये है आपका M%, दैट इज़ कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये आपका जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। और जब भी आप किसी वेरिएबल के आगे इसको लगाओगे तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है उसका एड्रेस। तो हमको यहाँ पे P, R और T का एड्रेस चाहिए, तो हमने वहाँ पे एड्रेस ऑफ P, एड्रेस ऑफ R और एड्रेस ऑफ T। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो हमने पहले नहीं किया है। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। अब ये आपको पता होगा कि जो कैलकुलेशन, ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो ये कैलकुलेशन होगी P इंटू R इंटू T, अब डिवाइड बाय 100 है तो वैल्यू तो पॉइंट्स में भी आ सकती है, रियल वैल्यू आ सकती है क्योंकि डिवाइड बाय 100 है। तो वहाँ पे क्योंकि रियल वैल्यू आ सकती है, तो रियल वैल्यूज़ के लिए सबसे अगर देखा जाए बेसिक टाइप या सबसे छोटी टाइप जो होती है वो फ्लोट होती है। हालांकि फ्लोट में पॉइंट के बाद में भी 6 डिजिट तक डाटा स्टोर हो सकता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी होता है जनरली फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए। तो मैं यहाँ पे SI को जो है वो ले लेता हूँ फ्लोट। और ध्यान रखिएगा C के अंदर जितनी भी डिक्लेरेशंस या डेफिनेशंस हैं वेरिएबल्स की, वो आपको ब्लॉक के या फंक्शन के शुरुआत में करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिख दी उसके बाद, जैसे scanf है या कोई और प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है, उसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। हर ब्लॉक में या आपका हर फंक्शन के स्टार्टिंग में ही आपको सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। फिर इसके बाद हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं SI P। अब यहाँ पे C के अंदर जो है वो आपका जो क्रॉस हम मैथ्स में डायरेक्ट लगाते हैं वो नहीं होता है, तो उसकी जगह जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है वो होता है एस्ट्रिक्ट या स्टार। और ऑपरेटर्स के बारे में हम अलग से जो है वो लेक्चर्स रखेंगे, क्योंकि C के अंदर काफ़ी सारे करीब 45 ऑपरेटर्स हैं, तो उनको हम अलग से कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। अभी जो हाल फिलहाल है वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी के लिए आपका ये ज़रूरी जानना कि जो एस्ट्रिक या स्टार है वो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, PRT/100। तो ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब आप क्या कर देंगे, printf
और इसमें प्रिंट करवाएंगे। हाँ, मैसेज दे देते हैं तो मैसेज ये प्रिंट करवा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए लेकिन ये जो मैसेज है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब आपका फिक्स आएगा, ऐसा ही लिखा हुआ। अगर आपको किसी की वैल्यू चाहिए, हाँ हमने जो ऐसा ही कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू तो हमको यूज़र को बतानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो अगर कोई वैल्यू आपको किसी वेरिएबल की प्रिंट करवानी है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखिए। तो ऐसा ही चूँकि फ्लोट टाइप का है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाता है %f, और इसके बाद जो है वो हम लिखते हैं %si, और ये आपका सेमीकोलन। तो अब ये आपका जो प्रोग्राम है वो आपका इस तरीके से है, जिसमें मैंने कहा रीड के लिए देखिए ये जो हिस्सा है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, ये एल्गोरिदम्स में नहीं होता है, और जो कि सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आमतौर पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं ओवरहेड जैसा आपको लगेगा प्रोग्रामिंग में। बाकी चीज़ें आप देखने जाएंगे तो देखिए रीड है तो स्कैनएफ लिया है, एसआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, तो आपने सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो आपको सी के फॉर्मेट में लिखा है। चूँकि ये क्रॉस वहाँ नहीं होते हैं तो क्रॉस की जगह आपने एस्ट्रिक लिखा है। डिवाइड भी अपने मैथ्स में जो डिवाइड होता है जैसे 2/3, ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है आपका, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 2/3। बाकी कोई भी एक्सप्रेशन डिवाइड अगर है तो इस तरीके से स्लैश या यूँ कहें फॉरवर्ड स्लैश आपको इस्तेमाल, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और ये इस तरीके से जो होता है फॉरवर्ड स्लैश, और इस तरीके से जो होता है वो बैकवर्ड स्लैश। तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर आपका फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करना है डिवाइड के लिए, ये जो है वो डिवाइड के काम आएगा। और फिर मैंने कहा कि ये ऑपरेटर्स में बाकायदा बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, कई सारे ऑपरेटर्स हैं, वो हम डिटेल में आगे जो है पढ़ेंगे। हाल फिलहाल के लिए फिर आपको यही जानना ज़रूरी है कि एस्ट्रिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, और जो डिवाइड है वो आपका ये फॉरवर्ड स्लैश से जो है वो आपको यूज़ करना है। और प्रिंटएफ में ज़्यादा कुछ किया नहीं, सिंपली एक मैसेज है जो एज इट इज़ आएगा, फिक्स है। और ध्यान रखिए अगर आप फिक्स कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं %d, %f या % कुछ और, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक गुंजाइश होती है कंटेंट जो है वो चेंज होने की, जो मेमोरी से पिक की जाएगी, और वो भी उस वेरिएबल के लिए जो आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग के आगे कोमा में दिया है। लेकिन अगर जो नॉर्मल टेक्स्ट आपने लिखा है प्रिंटएफ में वो एज इट इज़ आउटपुट में जाएगा। तो जैसे मान लीजिए आपने ये प्रोग्राम रन किया, तो प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग होती है वो मेन से होती है, मैंने कहा, तो आपका सबसे पहले मेन में आएगा, मेमोरी लोकेशंस क्रिएट होंगी। तो ये आपका जो है 4 लोकेशन बनी, पहले 3 बनी फर्स्ट में, फिर एसआई वाली से एक और लोकेशन बनी एसआई फ्लोट है वो 4 बाइट की बनेगी। फिर स्कैनएफ आपने वैल्यूज़ जो है दी, स्कैनएफ में आप वैल्यू देंगे तो आपने मान लीजिए से प्रिंसिपल दिया 1000, मान लीजिए आपने रेट दी 5%, और मान लीजिए आपने जो टाइम दिया वो दिया 2 साल का, तो 1000 रुपीज़ जो है वो लोन के रूप में लिया गया 5 साल के लिए, और 5% की इंटरेस्ट से 2 साल के लिए। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस फॉर्मूले से होगी, P/R/T100। तो आपका ये कैलकुलेट होके जो आएगा वो आएगा आपका कितना आ जाएगा, ये देखिए P/R/T/100, तो 1000 × 5 × 2/100, तो ये 100 से कट जाएगा, तो ये आपका 1000 रुपीज़ जो है 1000 रुपीज़ नहीं, सॉरी 100 रुपीज़ जो है 100 रुपीज़ आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और ये चूँकि फ्लोट है तो पॉइंट के बाद जीरोज़ आपके जो हैं वो शो होंगे। तो देखिए इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक और एग्ज़ाम्पल लिया कि किस तरीके से जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का जो एल्गोरिदम हमने देखा था उसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और चीज़ यही निकल के आती है कि आपका अगर आपको एल्गोरिदम आता है तो सिंपली आपको सी में उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स है वही लिखनी होती हैं।
सारा जो एक तरीके से खेल है वो आपके एल्गोरिदम का है। तो बाकी सिंटेक्स हम सी का फॉलो करेंगे ही प्रोग्रामिंग में, और आगे की क्लासेस में हम आगे जैसे ऑपरेटर्स यूज़ आ रहे हैं अभी, जैसे एस्ट्रिक यूज़ आया, ये डिवाइड यूज़ आया, तो कितने ऑपरेटर हैं, किस तरह के ऑपरेटर हैं, फिर ऑपरेटर्स में किस तरह का जो एक एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लासेस में देखेंगे। उसके अलावा कई और चीज़ें भी जो आपके हैं वो भी हम देखेंगे, ख़ास तौर से जो प्रोग्रामिंग का सीक्वेंस है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका अभी तो जो आप देख रहे हैं वो सीक्वेंशियल लॉजिक है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो स्टेटमेंट्स आई जा रही है वो एग्जीक्यूट हो रही है। कई बार हमको इनका पाथ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, कहीं पे आपका जो है एक ही कोड को जो है वो आपको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिसको हम इटरेशन या लूपिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी एक ही बेसिक लेवल का प्रोग्राम है, तो आप चाहें तो कंप्यूटर पे इसे बना के देख सकते हैं, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही।